6 अगस्त का द हिंदू न्यूज़पेपर के नोट्स। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट में कुछ भी चेंज नहीं किया है, न्यूट्रल पॉलिसी स्टैंस मेंटेन किया है। मतलब कि भविष्य में अगली बार आरबीआई किसी भी तरफ जा सकता है बेस्ड ऑन सिचुएशन। उसकी एज ऑफ नाउ कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में इंक्लिनेशन नहीं है कि अगली बार रेट बढ़ेंगे ही या घटेंगे ही। अभी से ऐसी कोई मंशा नहीं है। जैसा डेटा फ्यूचर में आएगा उस हिसाब से अगली बार डिसीजन लिया जाएगा। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को आरबीआई एक्ट 1934 को 2016 में अमेंड करके बनाया गया था। इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। टारगेट इसका सीपीआई बेस्ड होता है, यानी कि रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड टारगेट होता है, ना कि होलसेल इन्फ्लेशन बेस्ड। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि वो फिलहाल इलेक्शंस पे फोकस नहीं करेगी। एज ऑफ नाउ वो एक प्रेशर ग्रुप की तरह एक्ट करेंगे। प्रेशर ग्रुप्स क्या होते हैं? वो खुद इलेक्शन नहीं लड़ते हैं, लेकिन जो लोग पावर में होते हैं उनके डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। इंडिया में बहुत सारे प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि कुछ कल्चरल ग्रुप्स हैं, जैसे कि आरएसएस, जो कि आज तक रजिस्टर नहीं हुआ है। रजिस्टर होगा तो सरकार कुछ एक्शन ले पाएगी, ईडी भेज पाएगी, लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं। बाकी फिक्की, सीआईआई, ये इंडस्ट्रियल बिजनेस ग्रुप्स होते हैं। ट्रेड यूनियंस होते हैं, एग्रीरियन ग्रुप्स, फार्मर ग्रुप्स होते हैं, जैसे कि भारतीय किसान यूनियन, और सिविल सोसाइटी ग्रुप्स होते हैं। लॉबिंग करते हैं, लिटिगेशन, प्रोटेस्ट, ये सब चीज़ें करते हैं ये लोग। इंडिया में लॉबिंग के ऊपर अलग से कोई कानून नहीं है, लेकिन यूएसए में लॉबिंग इज 100% लीगल एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड। बहुत ट्रांसपेरेंटली लॉबिंग करी जाती है वहाँ पे, एंड कई डिस्क्लोजर्स भी देने पड़ते हैं। होम्योपैथी डॉक्टर अब ऑफिशियली एलोपैथी की दवाइयाँ दे पाएंगे महाराष्ट्र में। उनको एक छोटा सा ब्रिज कोर्स करना होगा, उस कोर्स का नाम है सीसीएमपी। जो होम्योपैथी डॉक्टर्स ये ब्रिज कोर्स कर लेंगे वो लीगली एलोपैथी मेडिसिन भी प्रिस्क्राइब कर पाएंगे। तो महाराष्ट्र के जो एलोपैथी डॉक्टर्स हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये गलत है, उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी, बिना एमबीबीएस करे वो लोग एलोपैथी की मेडिसिन देंगे तो इससे पेशेंट की जान को खतरा रहेगा, अलग अलग साइड इफेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं। इसको कहते हैं क्रॉसपैथी। मतलब एक इनफॉर्मल सी टर्म है कि अगर एक पर्टिकुलर सिस्टम का डॉक्टर है वो दूसरे पर्टिकुलर सिस्टम की दवाइयाँ दे रहा है, इसको क्रॉसपैथी कहते हैं। 1996 में केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, जिसमें एलोपैथी सॉरी होम्योपैथी डॉक्टर ने एलोपैथी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिस इज रॉन्ग, इट इज नेग्लिजेंस, राइट। लेकिन ये जो पर्टिकुलर केस होगा महाराष्ट्र वाला, ये दिस केस इज नॉट अ वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग। क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इलीगल तरीके से दे रहे हैं, मतलब कानून ने होम्योपैथी डॉक्टर को अलाउ नहीं किया है एलोपैथी मेडिसिन देने के लिए, फिर भी अगर वो होम्योपैथी डॉक्टर दे रहे हैं मेडिसिन तो वो गलत है। बट यहाँ पे तो हम कानून बना के ऑफिशियली उनको अलाउ कर रहे हैं, तो एटलीस्ट ये बात पक्की है कि वो सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग का वायलेशन नहीं होगा। कितना सही है कितना गलत वो डॉक्टर्स बता पाएंगे। एलोपैथी मेडिसिन को नेशनल मेडिकल कमीशन रेगुलेट करता है, एंड होम्योपैथी मेडिसिन को मेडिकल प्रैक्टिस को नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी। 2020 में सरकार ये 3-4 एक्ट्स लाई थी, एंड इंडिया में पहले मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता था, सरकार ने उसको रिप्लेस करके नेशनल मेडिकल कमीशन बनाया था। एशियाटिक लायंस, एडिटोरियल बताया था मैंने, वीकेंड पे डिस्कस करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव वे में। जितने भी मेंस रिलेटेड चीजें हैं वो सब वीकेंड पे आएंगी, संडे को प्रोबेबली। एंड एशियाटिक लायंस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही जगह वाइल्ड में दिखते हैं, इंडिया के गुजरात के अंदर। पहले सिर्फ छोटे से एरिया में थे, आज से 6 दशक पहले वो सिर्फ 60 साल पहले सिर्फ 150 बचे थे, लेकिन सरकारों ने काफी अच्छा काम किया तो अब 1000 से ज्यादा एशियाटिक लायंस हैं, राइट। लेकिन फिर भी सारे के सारे सिर्फ गुजरात में ही हैं। तो ये कन्फाइनमेंट रिस्क पैदा करता है, यानी कि अगर कोई महामारी हो गई तो सारे लायंस वहाँ पे एक बार में मर सकते हैं। जैसे कि 2018 में कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस हुआ था, जिसकी वजह से करीब 25 लायंस वहाँ पे मर गए थे। इसलिए सरकार ने कहा था कि हम कुछ लायंस को मध्य प्रदेश में शिफ्ट करेंगे। सरकार ने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नेशनल पार्क भी क्रिएट किया था, लेकिन गुजरात के सीएम ने कहा कि इससे हमारा ईगो हर्ट हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं करने देंगे। तो नहीं हुआ। बाद में सरकार ने फिर कूनो नेशनल पार्क में चीता को इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो एज ऑफ नाउ, एज ऑफ टुडे, इंडिया इकलौती कंट्री है दुनिया की जिसमें लायन, टाइगर, चीता, जो कि हमने अब इंट्रोड्यूस किया है अफ्रीका से, एंड लेपर्ड्स, ये एक ही देश के अंदर वाइल्ड में खुले में घूमते हैं। एक ही लोकेशन पे जरूरी नहीं है, क्योंकि एक ही सारे एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, तो एक ही हैबिटेट में अगर आ जाएंगे दिक्कत होगी, बट अपने अलग अलग इलाकों में ये लोग शांति से रहते हैं, मतलब वायलेंस से रहते हैं। ठीक है। पार्लियामेंट में कई दिनों से काम ठीक से नहीं चल पा रहा है, फिर भी सरकार ने वॉइस वोट से बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल पास कर दिया है। विपक्ष हंगामा कर रहा है
कि एक तो राम मंदिर में चोरी हुई, कम से कम उस पर डिस्कशन तो करो, और दूसरी बात दिल्ली में इतनी बड़ी चीज़ हो गई, होम मिनिस्टर की कोई स्टेटमेंट ही नहीं आई है, उस चीज़ को डिस्कस कर लो कम से कम, किस बात का होम मिनिस्टर की कोई स्टेटमेंट ही नहीं आ रही तो, इतनी बड़ी चीज़ हो गई दिल्ली में, राइट? तो इसलिए विपक्ष हंगामा कर रहा है। सरकार ने हंगामे की परवाह ना करते हुए एक बिल पास कर दिया है, बैंकर्स बुक्स एविडेंस बिल 2026। 1891 में बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट बना था। ये नया बिल इस पुराने एक्ट को पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है। ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि अभी डिजिटल बैंकिंग का ज़माना आ गया है, क्लाउड पे काफ़ी सारा डेटा होता है, राइट? तो उनको किस तरह से मैनेज किया जाएगा, किसी कितनी लायबिलिटी अगर कोई ब्रीच होता है तो कोर्ट में वो एविडेंस किस तरह से एडमिसिबल होगा, ठीक है? उसके लिए ऑब्वियसली आपको कुछ लीगल फ्रेमवर्क चाहिए होता है, तो ये एक्ट वो लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ठीक है? नॉर्मल सी बात है। बाकी वॉइस वोट, कई सारे बिल्स पार्लियामेंट में वॉइस वोट से पारित होते हैं। तो वॉइस वोट में क्या होता है, प्रॉपर ये नहीं देखा जाता कि कितने लोगों ने सपोर्ट किया, कितने एमपीज ने अपोज किया, सिंपली आवाज लगा के बोल देते हैं। दोज इन फेवर में से आई आईज, दोज अगेंस्ट द मोशन में से नोज नोज बोल देते हैं बस। तो जिसकी आवाज ज्यादा भारी लगती है, स्पीकर कहता है हाँ भाई ठीक है ये लोग जीत गए, राइट? अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो डिवीजन करवाया जाता है, फिर प्रॉपर वोटिंग होती है। साइबर अटैक ऑन इंडियन पोर्ट्स, सरकार ने कहा है कि इंडियन पोर्ट्स को थोड़ा संभल के रहना चाहिए, साइबर अटैक्स काफ़ी बढ़ रहे हैं आजकल। तो इंडिया में फिलहाल 14 मेजर पोर्ट्स हैं जिनमें से 13 आई थिंक ऑपरेशनल है, बाकी एक दो और बन रहे हैं अभी। तो 2014 जनवरी में सरकार ने NCIIPC बनाया था। इसका पर्पस है क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करना, जैसे कि सी पोर्ट्स हो गए या इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड्स हो गई, क्योंकि अगर इनके ऊपर साइबर अटैक होगा तो इंडस्ट्री को, इकोनॉमी को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है? ये बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इनके बेसिस से बाकी सारी इकोनॉमी काम करती है। और सर्ट होता है इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए, रियल टाइम में कोई साइबर अटैक हो रहा होता है तो उससे सर्ट इन लड़ता रहता है, ठीक है? बाकी मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रही हैं कि 2020 में जब हमें लग रहा था कि चाइना तो अपने घुटनों पे आ गया है, कोविड ने उसकी कमर तोड़ दी है, तब उसी 2020 में वो हमसे बॉर्डर पे लड़ रहा था, उसी 2020 में हमारे पास साइबर अटैक्स भी कर रहा था, उसी 2020 में उनकी कंपनीज हमारी कंपनीज को खरीद रही थी, ठीक है ना? तभी हमें वो कानून बनाना पड़ता, रूल्स बनाने पड़े थे फॉरेन इन्वेस्टमेंट वाले, कि जिन कंट्रीज का लैंड बॉर्डर है इंडिया के साथ में, उनकी उनसे अगर एफडीआई आ रही है तो गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए। तो हमें ऐसा दिखाया जा रहा था कि चाइना बड़ा कमजोर है, बट चाइना काफी पावरफुल था उस टाइम भी, इंडिया कमजोर था। हम ब्लेम कर रहे थे कि कोविड की वजह से सब कुछ हुआ है। एनीवेज, सो चाइना ने भी उस समय काफी साइबर अटैक्स करे थे। 2020 में उसने मुंबई की पूरी बत्ती गुल कर दी थी, एंड 2021 में भी कई सारे सी पोर्ट्स पे उस टाइम भी अटैक किया था, मैलवेयर छोड़ रखे थे उसने अपने। एंड अभी कल परसों की भी न्यूज आई थी कि रॉयटर्स की न्यूज है, ये जो मॉडम होता है ना, वाईफाई मॉडम, एक पर्टिकुलर कंपनी के वाईफाई मॉडम्स हैं, वो हर 35 सेकंड के बाद, आफ्टर एवरी 35 सेकंड्स, दे सेंड सम सिग्नल टू द चाइनीज कंपनी, उनके हेडक्वार्टर में कोई सिग्नल वगैरह भेजते हैं, उससे कॉन्टैक्ट में रहते हैं कॉन्टिन्यूसली। तो ये एस्पियोनाज तो चल ही रहा है ऑन अ रियल टाइम बेसिस। चार्जेस ऑन हाई वैल्यू यूपीआई ट्रांजेक्शन, कुछ अटकलें ऐसी लग रही हैं कि शायद आने वाले टाइम में 2,000 रुपये से ऊपर की जो यूपीआई ट्रांजेक्शन होती हैं उसके ऊपर शायद सरकार कोई नॉमिनल चार्जेस लगा सकती है, ऐसी अटकलें आ रही हैं। वो क्यों आ रही है? क्योंकि सरकार एक नया कानून लाई है, अभी बिल लाई है, टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026, जिसके तहत सरकार चाहे तो सरकार को पावर देता है, क्लियरली पावर देता है कि यूपीआई या इसकी तरह जो बाकी डिजिटल ट्रांजैक्शन मीन्स होते हैं उन पे सरकार मर्चेंट डिस्काउंट रेट एमडीआर चार्जेस लगा सकती है। हालांकि आरबीआई गवर्नर का कहना है कि अभी एनपीसीआई सारी कॉस्ट बियर कर रहा है, एंड हो मे बी सरकार लोगों को परेशान ना करे, हो सकता है आरबीआई के पास इतना पैसा, तो आरबीआई खुद ही पैसा दे देगा उतना, ठीक है? यूपीआई चलाने की कॉस्टिंग 10-20 हज़ार करोड़ रुपए आती है साल की, जो कि बहुत बड़ी रकम नहीं है। इससे जितनी सहूलियत हो रही है उसके हिसाब से ये कोई बड़ी रकम नहीं है। एमडीआर क्या होता है? जब भी आप कहीं क्रेडिट कार्ड वगैरह से पेमेंट करते हैं ऑनलाइन, तो अगर आपने मेरे को 100 रुपये भेजे हैं ऑनलाइन, तो मेरे को 100 रुपये नहीं मिलते हैं, मेरे को सिर्फ 98 रुपीज़ मिलते हैं। 2 रुपये जो है बैंक अपने पास रख लेता है, और पेमेंट गेटवे भी थोड़े 50-60 पैसे रख लेता है, ठीक है ना? तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट क्या चीज़ होती है कि जो बैंक है, बैंक कहता है भी क्योंकि आप हमारे आईटी सिस्टम के थ्रू ट्रांजेक्शन वगैरह कर रहे हैं, तो ये पैसे थोड़ा सा वो अपना कट बीच में ले लेता है। तो अभी यूपीआई पे नहीं चलता है सारा, यूपीआई में जितने एमडीआर के खर्चे वगैरह होते हैं सारे सरकार बियर करती है, एनपीसीआई बियर करता है फिलहाल। प्लास्टिक नोट्स फ्रॉम नेक्स्ट ईयर, 2014 में भी हमारी कंट्री ने प्लास्टिक नोट्स, 10 रुपए के प्लास्टिक नोट्स पे पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया था 5 शहरों में, लेकिन हमने कभी उसको स्केल अप नहीं किया। अभी भी पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है ना, आरबीआई ने कहा है कि अगले साल हम शायद मोस्ट प्रोबेबली इसको पब्लिक डोमेन में निकाल देंगे, ठीक है? प्लास्टिक नोट्स के ऑब्वियसली काफ़ी फायदे होते हैं, 60 से ज़्यादा कंट्रीज प्लास्टिक नोट्स को यूज़ कर रही हैं,
1988 में ऑस्ट्रेलिया पहला देश बना था जिसने प्लास्टिक नोट्स को प्रॉपर तरीके से यूज करना शुरू किया था, एंड अगले 6-7 साल के अंदर उसने अपनी सारी पेपर नोट करेंसी को प्लास्टिक नोट से रिप्लेस कर दिया था। 1996 तक उसकी सारी प्लास्टिक नोट्स हो गए थे। ठीक है, तो नोट्स कौन इशू करता है? सिर्फ आरबीआई इशू करता है अंडर सेक्शन 22 आरबीआई एक्ट 1934। यूपीएससी कैसे बोलेगा? अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। नहीं, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बैंक्स को रेगुलेट करने के लिए है। पैसे इशू करना और बैंक्स को रेगुलेट करना ये दो अलग अलग काम है। ठीक है, लेकिन जो 1 रुपी का नोट और 1 रुपी का जो कॉइन है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करते हैं, इसमें फाइनेंस सेक्रेटरी के सिग्नेचर होते हैं। सोसाइटी फॉर ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स मैन्युफैक्चरर्स विड्रॉज द लेटर फ्लैगिंग क्लोराइड कंसर्न्स विद E20। ये क्या चीज है? E20 पे बहस चल रही है, पता है सबको। एक चीज जो कई लोगों को नहीं पता है वो ये है कि इथेनॉल हाइग्रोस्कोपिक होता है और पेट्रोल हाइड्रोफोबिक होता है। क्या मतलब हुआ भाई? आपने पढ़ा होगा ना स्कूल टाइम में कि जैसे मान लो कोई लोटस की पत्ती है, लोटस लीफ, ऑन लोटस लीफ इफ यू पुट अ वाटर ड्रॉपलेट तो वो उस पर फैलती नहीं है, अलग से रहती है ना। तो वो था हाइड्रोफोबिक, कि वो लोटस लीफ जो है वो पानी से नफरत करती है, कहती है तो दूर जा, है ना। लेकिन कॉटन है, कॉटन का कपड़ा है, उसे पानी डालोगे एब्जॉर्ब कर लेगी, तो इट इज वाटर लविंग। ठीक है, अब सरकार ने बनाया E20 के अंदर 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल। इंडिया में जब भी पेट्रोल पंप आप जाते हो, पेट्रोल पंप के नीचे टैंक्स होते हैं, उसके अंदर पेट्रोल आके भरा जाता है। जब उसका ढक्कन खुलता है तो उसके अंदर कभी कभी अगर बारिश हो रही है किसी वजह से हल्का सा पानी अंदर जा सकता है। मॉनसून चल रहा है तो हवा में मॉइस्चर ज्यादा है। अब होता क्या है इस E20 पेट्रोल में, इन दिस E20 पेट्रोल, इफ इवन लिटिल बिट ऑफ मॉइस्चर गोज, अगर थोड़ा सा भी पानी चला जाता है तो क्या होता है, जो आपने ब्लेंडिंग करी थी ना, ब्लेंडिंग मिक्स जो किया था, वो हट जाता है, वो सेपरेट हो जाता है। when little bit water enters the E20 petrol, then the ethanol and the petrol, they separate from each other, causing problems, causing inconsistency in the petrol which you are getting। इसलिए कभी कभी आपने वीडियो देखी होगी कि वो सीधा पेट्रोल पंप में से गन्ने का जूस निकल रहा है। मतलब एक तो मीम्स बन गया, वो तो अलग चीज हो गई, बट कभी कभी ऐसा भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि यानी कि उस टैंक के अंदर पानी चला गया था, जिसकी वजह से पहले शायद सारा पेट्रोल निकलेगा या ऐसा कुछ होगा, बाद में पेट्रोल निकलेगा, ऐसा कुछ कुछ होगा। ठीक है, कभी पेट्रोल कभी इथेनॉल निकलेगा, क्योंकि अंदर से वो सेपरेट होकर उनकी ब्लेंडिंग टूट चुकी है। एक तो ये इशू है। दूसरा इशू ये है पेट्रोल में मिलावट। पहले भी आपने सुना होगा कि एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी का 2002 के आसपास लखनऊ के आसपास कोई एम्प्लॉय था, उसने रेस किया था कि पेट्रोल में मिलावट करी जा रही है, तो उसको मार दिया गया था। तो पेट्रोल में मिलावट काफ़ी बड़े स्केल पे कई जगहों पे होती थी, मुझे नहीं पता बात होती नहीं होती, बट पहले होती थी। ठीक है, तो इन्होंने बोला है, इस एसोसिएशन ने बोला है कि अभी भी पेट्रोल में काफ़ी एडल्ट्रेशन हो रही है, और स्पेसिफिकली E20 पेट्रोल में क्लोराइड कंटेंट बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से व्हीकल कंपोनेंट्स खराब हो रहे हैं। जो न्यूज़ आती है कि E20 ने खराब कर दिया, E20 में कोई दिक्कत नहीं है, E20 बढ़िया पेट्रोल है, लेकिन उसमें पानी जाता है तो दिक्कत करता है वो। उसमें क्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए वो दिक्कत कर रहा है। तो जितनी गाड़ियाँ खराब हो रही हैं उसका रीज़न एक तो ये वाटर वाली बात हो गई, और दूसरा क्लोराइड कंटेंट हो गया। ये असली कल्प्रिट्स हैं। E20 अपने आप में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बल्कि अच्छी बात है देश के लिए थोड़ी बहुत। ठीक है, दूसरी बात, अब जिस तरह से पेट्रोलियम रिफाइनरीज प्रॉब्लम करती हैं, पोल्यूशन करती हैं, लेकिन उनके पोल्यूशन को कई हद तक कंट्रोल किया जाता है, उसी तरह से जिन फैक्ट्रीज में इथेनॉल बन रहा है उनके पोल्यूशन को भी कंट्रोल करने की जरूरत है, जिनको भी कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। इथेनॉल मेकिंग फैक्ट्रीज आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ पोल्यूशन, but that pollution is not being regulated. You can click here and see this report, amazing report, amazing, it's a video। एंड ये जो लेटर इन्होंने लिखा जब 28 जुलाई को, तो न्यूज में आ गया कि हाँ जी ये लेटर है, ये लेटर लिखा गया, ओपन लेटर, सीक्रेट लेटर थोड़ी ना है, कोई ओपन लेटर है, सरकार को लिख रहे हैं। अब जब इन्होंने लेटर विड्रॉ किया तो सारे न्यूज़ पोर्टल्स ने वो न्यूज़ ही गायब कर दी कि ऐसा कोई लेटर लिखा गया था। वो लेटर अब आपको नहीं मिल सकता इंटरनेट पे। तो वो आपको अगर देखना है तो एक बार यहाँ पे क्लिक करते हैं ना, इंस्टाग्राम खुलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हो।